सभी को नमस्ते। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बच्चों की कूइंग या बबलाने की। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है उसकी रोने की क्रिया जो है वो कम हो जाती है। पिछली क्लास में हमने रोने से संबंधित बात की थी, बच्चे की क्राइंग से रिलेटेड, और आज हम उसके आगे की बात कर रहे हैं। और ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं भाषा के विकास की, ये सब वास्तविक भाषा के विकास से पहले की अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। तो कूइंग या बबलाना, जैसे जैसे रोने की क्रिया कम होती है उसके स्थान पर अस्पष्ट ध्वनियाँ बच्चे के मुंह से हमको सुनने को मिलती हैं। ये ध्वनियाँ सीखी हुई नहीं होती हैं बल्कि स्वतः स्फूर्त होती हैं, अपने आप ही बच्चे की। अब वो बाई चांस भी हो सकता है, जैसे उसके होठ या उसकी ज़ुबान इत्यादि मसूड़ों से टकराए और अनजाने में ही जो हवा मुंह से अंदर बाहर होती है उससे जैसे भी, तो ये आवाज़ कोई वो जान करके नहीं निकाल रहा है, स्वतः ही अपने आप ही ये प्राकृतिक रूप से ये आवाज़ें बनने लग जाती हैं, उसके मुंह से निकलने लगती हैं। इन ध्वनियों के माध्यम से न तो बच्चा हमें कुछ बताना चाहता है, यानी कि वो कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, कुछ संप्रेषण नहीं कर रहा है हमें, और न ही वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये क्रियाएं अभी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, इनके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं है। बल्कि ये ध्वनियाँ तो एक प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि एक सहज और प्राकृतिक क्रिया है, जो कोई अगर डेफ एंड डम बच्चा भी है, गूंगा बहरा बच्चा भी है, तो वो भी ये ध्वनियाँ अपने आप निकाल पाता है। एक माह का बच्चा कुछ सरल ध्वनियाँ निकालता है, छींकते समय, जम्हाई लेते समय वो कुछ विस्फोटक आवाज़ें, एक्सप्लोजिव साउंड्स भी निकाल सकता है। ये ध्वनियाँ बिल्कुल अर्थहीन और निरर्थक होती हैं, लेकिन बच्चे को स्वयं को इन ध्वनियों से बहुत आनंद मिलता है, उसको खुद को आनंद और सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए एक बार अगर वो ध्वनि उसके मुंह से निकल गई तो बच्चा बार बार उसको रिपीट करने की कोशिश करता है, बार बार उसको निकालने की कोशिश करता है और आनंदित होता है। इन्हीं ध्वनियों को जो निरर्थक हैं, अर्थहीन है और स्वतः स्फूर्त है, इन्हीं को हम कूइंग कहते हैं, COOING। कूइंग की अधिकांश ध्वनियाँ निरर्थक होती हैं, लेकिन इन्हीं निरर्थक ध्वनियों में से कुछ ध्वनियाँ आगे चल कर के बबलाने में, यानी कि बैबलिंग, BABBLING, बैबलिंग में और शब्दों के निर्माण में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ ध्वनियाँ उम्र बढ़ने के साथ अपने आप ही समाप्त भी हो जाती हैं। बबलाने की जो प्रक्रिया है ये लगभग 2 माह से प्रारंभ हो जाती है और 1.5 वर्ष की अवस्था तक ये प्रक्रिया चलती है। 8 महीने के बालक को बबलाने की क्रिया अपने चरम पर होती है। 8 महीने का जो बालक होता है उसमें ये क्रिया अपने चरम पर होती है। जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती है उसके स्वर यंत्र, यानी कि लैरिंक्स, जो गले में अंदर की तरफ जो यंत्र स्थित है, आप लोगों ने फिजियोलॉजी में ये सब पढ़ा है, वो जब परिपक्व होने लगते हैं तब अब वो ज़्यादा स्पष्ट ध्वनियाँ निकाल पाता है। बबलाने में बालक पहले स्वरों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखिए भाषा किस तरह से बच्चा सीख रहा है, तो सबसे पहले जो वो सीखता है वो स्वर होते हैं। स्वर यानी कि वोवेल्स, जैसे अ आ ई ई उ ए आई इत्यादि, है ना। इसी तरह से अगर इंग्लिश की हम बात करें तो ए ई आई ओ यू, ये सब स्वर कहलाते हैं। और फिर व्यंजन का वो प्रयोग करता है, जैसे क ख ग इत्यादि, ये जो शब्द हैं वो बोलता है। कई बार व्यंजनों के साथ में स्वर को मिला करके भी ये ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे पा, मा, डा, ना। इसमें म और आ दोनों मिल कर के माँ बना, ऐसे ही प और आ मिल कर के पा बना। तो इसमें प व्यंजन के साथ में आ स्वर जुड़ गया। प्रारंभ में बच्चा एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति करता है, बार बार उसी को बोलता है। इसी को बबलाना कहा जाता है। जैसे
पा, या अगर माँ बोल रहा है तो माँ माँ माँ, जो भी अक्षर उसके मुंह से निकलता है वो बार बार, क्योंकि उसको आनंद की अनुभूति भी इसी से हो रही है, इसीलिए वो उन्हीं शब्दों को बार बार बोलने का प्रयास करता है। इसी को हम बबलाना कहते हैं। बबलाने की ध्वनियाँ ही आगे चल कर के शब्दों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे बाबा, पापा, नाना, मामा इत्यादि। बबलाने से बालकों को खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। बालक बोलते रहते हैं, मस्त रहते हैं और उनको ये बबलाना बहुत ही प्रिय लगता है। डी के रॉथ ने भी अपनी स्टडी में ये बात कही है कि जो बच्चे बबलाना जल्दी प्रारंभ कर देते हैं और देर तक बबलाते हैं, उनमें भाषा का विकास भी जल्दी होता है। अधिक देर तक बबलाने से बालक विभिन्न ध्वनियों को आपस में संयोजित करना सीख जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि बालकों में बबलाने की जो क्रिया है ये अनुकरण के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा, आप बच्चे के सामने अगर वही ध्वनियाँ निकालेंगे तो बच्चा उसको जल्दी सीख पाता है, बोल पाता है। बालक अपने माता पिता तथा आसपास के लोगों द्वारा बोली गई ध्वनियों को ध्यान से सुनता है और उनका अनुकरण करता है। फिर स्वयं ही वो उन ध्वनियों को दोहराता है और धीरे धीरे संबद्धता के आधार पर उसके अर्थ भी निकालने लगता है। जैसे बार बार पा, तो पा से दो अर्थ निकलते हैं। एक तरफ वो अपने पिताजी को भी पहचान सकता है उस स्वर के माध्यम से, दूसरी तरफ पानी के लिए भी या दूध के लिए भी वो बोल सकता है। इसी तरह से कुछ शोध से ये भी पता लगता है कि बालक अनुकरण द्वारा ही खाली बबलाना नहीं सीखता, बल्कि ये स्वतः वही अगेन कि नेचर के द्वारा भी ये क्रिया होती है। ईश्वरीय देन इसको माना जाता है और बालक को बबलाना अच्छा लगता है, तो वह आनंदित होने के लिए ये क्रियाएं करता है। हालांकि बालकों के इस बबलाने की क्रिया का कोई तात्कालिक प्रभाव, एकदम इंस्टेंट कोई उसका असर हो ऐसा नज़र नहीं आता है, लेकिन इसके दूर का गामी जो परिणाम है, या ये कह सकते हैं दीर्घकालिक जो परिणाम है, वो बहुत अच्छे होते हैं। इस बबलाने के कारण से बालकों के स्वर यंत्र में परिपक्वता आती है और फलस्वरूप वो जल्द ही और स्पष्ट बोलना सीख पाते हैं। इस कारण से उनकी भाषा का विकास अच्छा होता है। बबलाने की क्रिया से बालक अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है और दूसरे लोग जब बालक के साथ बातचीत करते हैं तो वो इसी बबलाने की क्रिया के माध्यम से उनके साथ में उनका ये कह लेना चाहिए कि रिएक्शन देता है, अनुक्रिया करता है। इसके बाद में जो तीसरी मुख्य जो प्रक्रिया है, जो भाषा के पूर्व की प्रक्रिया ही मानी गई है, वो है हाव भाव यानी कि जेस्चर्स। बालकों में रोना, फिर कूइंग और फिर बबलाना, इन सब के माध्यम से तो भाषा का विकास हो ही रहा है। इसके अलावा भी बच्चा अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाए, तो उसके लिए वो जेस्चर्स या हाव भाव का इस्तेमाल भी करता है। जैसे अगर खाली उसको चाहिए कि माँ मुझे गोद में लेवे, तो वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन वो अपने हाथ ज़रूर माँ को देख करके दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़ा देता है। या अगर उसको नहीं दूध पीना है या जो भी कोई चीज़ आप उसके मुंह में दे रहे हैं, अगर उसको नहीं खाना तो वो फट से अपना मुंह फेर लेगा, या मुंह में अगर भर रखा है तो उसको वापस फुर्र करके निकाल भी सकता है। तो ये अलग अलग जेस्चर्स हैं वो जो बच्चा समय समय पर प्रदर्शित करता है। अपने विभिन्न शारीरिक अंगों के माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी को हाव भाव कहा जाता है। वास्तविकता तो ये होती है कि बालक हाव भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में ही करता है। अतः बालकों के लिए हाव भाव विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सरल, सुगम और श्रेष्ठ माध्यम माना गया है, जिसका उपयोग वो शब्दों के स्थान पर करते हैं। देखा किसी को कोई अच्छा लग रहा है तो मुस्कुरा दिए, ये भी एक
जेस्चर में ही काउंट होता है। इसी तरह से मुंह फेर लिया, हाथ आगे बढ़ा दिया या हाथ पीछे ले लिया, अपने हाथ में कोई चीज़ है वो नहीं देनी है तो खाली अपना हाथ पीछे खींच लिया, इट शोज़ कि मैं ये चीज़ आपको नहीं देना चाहता। तो बोल तो नहीं पा रहा, लेकिन हाव भाव के माध्यम से उसने अपनी बात हम तक पहुंचा दी। बालक हाव भाव का प्रदर्शन पैर पटक के, हाथ पैर फैला करके, उंगली दिखा करके, मुंह बनाकर, मुस्कुरा कर, नाक भौं सिकोड़ कर और माता का आंचल खींच करके भी विभिन्न तरीक़ों से वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने अभी जैसे बात की थी, भूख मिट जाने पर दूध का गिलास देख करके मुंह फेर लेगा और माता पिता को देख करके अपने दोनों हाथ फैला देगा, या नहीं उठाने या नाराज़गी प्रदर्शित करनी हो तो हाथ पैर पटकने लगेगा। इसी तरह से बच्चा अपने प्रिय खिलौनों से खेलना चाहता है तो माता को उंगली पकड़ करके वो खिलौने की तरफ बता सकता है और उसे पाने के लिए वो बार बार उस खिलौनों की तरफ इशारा करता है, उसकी तरफ देखता है। इसी तरह से कई बच्चे हाव भाव के साथ ही धीरे धीरे शब्दों का भी प्रयोग करने लगते हैं। जब वास्तविक भाषा का इस्तेमाल प्रारंभ हो जाता है तब भी बच्चे इस हाव भाव का उपयोग तो करते ही हैं। जिसको हम उदाहरण से अगर समझना चाहें तो अगर बालक पानी पीना चाहता है तो वो पानी के स्थान पर कुछ और शब्द बोल करके चुप हो जाता है और बार बार पानी के गिलास की तरफ इशारा करके वो अपनी बात समझा सकता है। अतः बालक के इस भाषा के विकास में हाव भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ये थे कुछ वास्तविक भाषा से पूर्व के विभिन्न जो क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से बच्चा अपनी बात कहता था। और अब हम जो बात स्टार्ट करेंगे वो है वास्तविक भाषा का विकास किस तरह से होता है, उसकी विभिन्न क्या अभिव्यक्तियाँ कैसे हो पाती हैं। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ या जिसको हम वास्तविक वाणी विकास कह सकते हैं, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं। इसमें सबसे पहली है आकलन शक्ति का विकास, आकलन करना, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, कि कोई भी चीज़ सामने क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करना, या मुझे क्या कहा गया है उसको समझने की कोशिश करना, वो उसका आकलन कहलाता है। जब बालक दूसरे लोगों की भाव भंगिमा, हाव भाव, मुखाकृति आदि को देखकर उसको समझ में आने लगता है तो वो दूसरों की क्रियाओं एवं हाव भावों का अनुकरण करने लगता है। उसे आकलन शक्ति कहा जाता है। कई सारी रिसर्च से ये पता लगता है कि बालक पहले शब्दों को समझता है और बाद में बोलता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि समझने के लिए ब्रेन डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जब होगा, उसका मानसिक विकास जब होगा, तब ही वो भाषा को भी सीखने का प्रयास कर पाएगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि सारे विकास चलते तो एक साथ हैं, लेकिन हम समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। हकीकत यही है कि शुरुआत के जो 5 वर्ष होते हैं बालक के जीवन के, 5 से 6 वर्ष पैदा होने के बाद के, वो उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष हैं, क्योंकि इन्हीं वर्षों में बच्चा सारी चीज़ें सीख रहा है। वो खाना भी सीख रहा है, बोलना भी सीख रहा है, चलना भी सीख रहा है, अपने जो भी गतिविधियाँ उसको जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं वो सारे काम, चाहे हाथों की मदद से हो, पैरों की मदद से हो, मुंह की मदद से हो, वो इसी अवधि में सब चीज़ें पहली बार करना सीखता है। इसी प्रकार बालक जितना शब्दों को बोलता है उससे कहीं अधिक वो शब्दों को समझता है। यही कारण है कि बच्चा बोलना चाहे बाद में सीखे, लेकिन उनको समझना पहले सीख लेता है। यही उसकी आकलन शक्ति है, क्योंकि मानसिक विकास उसका बहुत तीव्र गति से हो रहा है। तो बच्चे को समझ में आ रहा है कि माँ अब मुझे क्या करने वाली है। वो बोल तो नहीं पा रहा, लेकिन उस चीज़ को
समझ ज़रूर लेता है कि अब मुझे नहलाया जाएगा, या अब मेरे कपड़े बदले जा रहे हैं, या अब मुझे माँ गोद में ले लेगी, या ये मुझे गोद से नीचे बिस्तर पर उतारने की तैयारी में है, इत्यादि इत्यादि। बालकों में आकलन शक्ति में हाव भाव का भी अमूल्य योगदान होता है। यदि सिखाने वाला व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बोलते समय हाव भाव का भी प्रयोग करता है तो बालक जल्दी बोलना सीखता है। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो अगर बालक के सामने दूध का गिलास रख कर के कहा जाए कि दूध पी लो, तो उसको ये चीज़ समझ में आती है कि इस गिलास के अंदर जो है वो दूध है और वो मुझे पीना है। इसके साथ ही उसके मुंह तक दूध का गिलास ले जाया जाए तो वो दूध पी लो का अर्थ आसानी से समझ लेता है और साथ ही उसको बोलना भी जल्दी सीख जाता है। बालक में आकलन शक्ति का विकास वैसे तो तीसरे चौथे माह से ही प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने का शिशु अपनी माता को पहचानने लगता है और उसको देख करके मुस्कुराने लगता है। 5 से 6 महीने का शिशु माता को या अपने निकटतम किसी भी परिचित को देख करके मुस्कुराता है, हाथ फैलाता है। 8 महीने का बालक सरल शब्दों का अनुकरण करना सीख जाता है। उसको कहा जाए जैसा वो समझने तो लग ही जाता है, जैसे दादा, मामा, नाना इत्यादि। 1 वर्ष का बालक सरल निर्देशों को समझने लगता है, जैसे दूध पी लो, पानी पी लो, खाना खा लो, सो जाओ, पापा के पास आओ, जो भी कोई बात उसको कही जाए। और 5 वर्ष तक के बालकों में आकलन शक्ति का विकास पूर्णतया हो जाता है। बिल्कुल अच्छी तरह से वो हर चीज़ को अब समझ सकता है, मान सकता है। अब वो अपने शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय भी प्रयोग किए गए हाव भाव, मुखाभिव्यक्ति आदि का अनुकरण करने में सहज और आसानी से वो कर लेता है और दूसरों को टेलीविज़न पर नाचते गाते देखकर स्वयं भी नाचना गाना आसानी से सीख जाता है। बहुत सारी स्टडीज़ से ये भी पता चलता है कि आकलन शक्ति के विकास में रेडियो एवं टेलीविज़न का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसको बच्चे बहुत ध्यान लगा करके सुनते और देखते हैं और जिसको हम कह सकते हैं कि फुल कंसंट्रेशन से उसको, क्योंकि वो देखते हैं इसीलिए वो उसको आसानी से सीख भी पाते हैं। इसी तरह से बालक दूसरे बच्चों के साथ में जितना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, आपस में उनका अगर कोई कम्युनिकेशन, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत वो बोलना प्रारंभ कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा वो शब्दों को समझते हैं, अतः उनके आकलन शक्ति का उतना ही ज़्यादा विकास होता है। आज अपनी बात को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगली क्लास में हम बात करेंगे बच्चों के शब्द भंडार के बारे में। तब तक आप अपने पुराने वीडियोस भी सब देखिए और उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, उनको भी आप अच्छे से पढ़ें और जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं उनको समय पर पूरा करके अपने पास में रखें। ये असाइनमेंट्स के माध्यम से बच्चों आपके नोट्स भी, स्वयं के नोट्स भी तैयार होंगे, जिनकी मदद से आप परीक्षा में आसानी से जवाब दे सकेंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दे सकेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।